नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। तटीय व्यापार बढ़ाने और शिपिंग उद्योग की मजबूती के लिए आज लोकसभा में महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा। राज्यसभा में वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक के भी पास होने की उम्मीद। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले कैश मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की है मांग। भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत। केंद्र सरकार ने नाग मिसाइल सिस्टम और हल्के वाहनों के लिए 2500 करोड़ रुपए का किया अनुबंध। अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। करीबी संबंधों का युग खत्म। और सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में महिला पहलवान ऋतिका हुड्डा की हुंकार। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में एंट्री। स्वर्ण पदक के लिए किर्गिस्तान की पहलवान से होगा सामना। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में कई अहम विधेयक पारित हो चुके हैं और कई पारित होने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज भारतीय पत्तन विधेयक 2025 पेश किया जाएगा। विधेयक को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे। विधेयक के माध्यम से एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देने, व्यापार को आसान बनाने और भारत के समुद्र तट का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। वहीं लोकसभा में आज तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए सदन में प्रस्तुत होगा। वहीं राज्यसभा में वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होगा। ये विधेयक भारत में लागू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कानूनी प्रभाव देने का प्रयास करता है। विमान और मोबाइल उपकरणों से संबंधी इन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को भारत ने 2008 में स्वीकार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के महामहिम राजा फिलिप से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि बेल्जियम के महामहिम राजा फिलिप से बात करके बहुत खुशी हुई। हाल ही में राजकुमारी एस्ट्रिड के नेतृत्व में भारत आए बेल्जियम आर्थिक मिशन सराहनीय। हमने अपने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने, व्यापार और निवेश को बढ़ाने और नवाचार और स्थिरता में सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जापान एसोसिएशन ऑफ कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने, निवेश के अवसरों को बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि निवेशकों के लिए कोई अस्पष्टता या हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का शासन नीति संचालित है और सरकार पारदर्शी और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कथित तौर पर नोटों का ढेर मिलने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में 1991 के एक फैसले को भी चुनौती दी गई है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि भारत के प्रधान न्यायाधीश की पूर्व अनुमति के बिना हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। जस्टिस वर्मा के घर 14 मार्च को होली के दिन आग लग गई थी। फायर सर्विस की टीम जब उसे बुझाने गई तो स्टोर रूम में उन्हें बोरियों में भरे 500 रुपए के अधजले नोट मिले थे।
भारतीय सेना की ताकत को और बढ़ाने के इरादे से रक्षा मंत्रालय ने नाग मिसाइल सिस्टम और हल्के वाहनों की खरीद के लिए 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले 2 समझौते किए हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में आर्म्ड व्हीकल निगम फोर्स मोटर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय के अनुसार NAMIS ट्रैक्ट संस्करण के लिए आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के साथ अनुबंध किया गया, जिसकी लागत 1801.34 करोड़ रुपए है। इसके अलावा फोर्स मोटर्स लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ लगभग 5000 हल्के वाहनों के लिए अनुबंध हुआ। यह अनुबंध भारतीय स्वदेशी डिजाइन, विकसित और निर्मित श्रेणी के तहत किए गए हैं। इन दोनों सौदों से स्वदेशीकरण और राष्ट्रीय रक्षा उपकरण विनिर्माण क्षमताओं में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 जून 2020 को शुरू की गई पहली वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 12वें चरण की शुरुआत की। इसमें 7 कोल संपदा वाले राज्यों के 25 कोल ब्लॉक्स को नीलामी प्रक्रिया में शामिल किया गया है। ये पहल देश में घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे सहित कोल सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए। वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 12वें चरण से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की बड़ी भागीदारी की उम्मीद है। यह पहल भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और औद्योगिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी। इसके साथ ही ये देश में एक मजबूत और लचीला कोयला क्षेत्र विकसित करने में योगदान देगा, जिससे उद्योगों, विद्युत संयंत्रों और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को सहायता मिलेगी। रमजान का महीना खत्म होने वाला है। आज रमजान के महीने में अलविदा की नमाज है। इसे लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जुमे की नमाज के समय प्रदेश भर में जगह जगह ड्रोन से निगरानी की जाएगी। संभल में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। सुरक्षा के मद्देनजर मस्जिदों में ही नमाज पढ़ने की इजाज़त है। इसके अलावा सड़क और घरों की छतों पर भी नमाज पढ़ने से रोक लगा दी गई है। शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं प्रयागराज में पीएसी और आरएएफ की तैनाती की गई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर भारी टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद से ही कनाडा और अमेरिका के रिश्तों में तनाव बना हुआ है। इसी बीच अब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका और कनाडा के संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। कार्नी ने अमेरिका के साथ रिश्ता खत्म होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, अमेरिका के साथ हमारा अर्थव्यवस्थाओं, सुरक्षा और सैन्य सहयोग पर संबंध आधारित था, लेकिन अब हमारा अमेरिका के साथ पुराना रिश्ता खत्म हो गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान इस बीच आया है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने को लेकर फैसला लिया है। ट्रंप ने अमेरिका में निर्मित नहीं होने वाली सभी वाहनों पर 25% टैरिफ की घोषणा की है। और खेल की खबरों में भारतीय महिला पहलवान रितिका हुड्डा सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है, जहां उनका सामना किर्गिस्तान की पहलवान एपेरी मैदित से होगा। रितिका के प्रदर्शन की खास बात यह रही कि उन्होंने बिना कोई अंक गंवाए फाइनल तक का सफर तय किया। रितिका ने साल 2023 में अस्ताना में आयोजित हुए सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया था। वहीं रितिका अंडर 23 की विश्व चैंपियन भी रह चुकी हैं। अपनी इसी कामयाबी के बल पर इस पहलवान ने पेरिस ओलंपिक में भी अपनी चुनौती पेश की थी। इंडियन प्रीमियर लीग में आज शाम चेन्नई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आमने सामने होंगी। दोनों टीमों ने अपने पहले मैच में जीत हासिल की है। आरसीबी ने अपने पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने पहले मैच में मुंबई इंडियंस को मात दी।
वैसे चेन्नई की टीम अपने घर पर काफी मजबूत रही है। चेपॉक के मैदान पर आरसीबी की टीम सीएसके की टीम को 2008 के बाद से अब तक नहीं हरा पाई है। वहीं पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच 2 बार भिड़ंत हुई थी, जहां दोनों ने एक बार जीत हासिल की थी। और इसके साथ ही इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुद्गल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।